अच्छा। अच्छा, जितना जॉइन किए हैं हम क्लास स्टार्ट कर रही उससे पहले 2-4 चीज़ हम बोल दे रही, वो तुम लोग को पता है, तुम लोग सीनियर बैच हो। तब भी सब कोई तो नहीं है, तुम लोग कन्वे कर देना सबको, नहीं तो बोलेगा तुम पता नहीं था कुछ भी है, मतलब बोलने से भी नहीं होगा, जो रूल्स है वो तो होगा ही, शायद बहुत सारा टीचर भी बोले हैं। दूसरा, जो अटेंडेंस वाला है, असाइनमेंट वाला है, क्विज वाला है। अटेंडेंस वाला पिछले बार तुम लोग देखे हो कि 75% अटेंडेंस से नहीं था, इसीलिए क्या बोला, मिड सेमिस्टर जो है उसमें, मिड सेमिस्टर ऑनलाइन मिड सेमिस्टर में भी उसमें ये है कि नहीं बैठने देगा, ऐसा नहीं है कि लिंक मिलने से सबको दे पाओगे, नाम नहीं रहेगा तो नहीं दे पाओगे। तो वही है, सबके लिए हम बोल रहे हैं अटेंडेंस ठीक रखो, नहीं तो फिर मिड सेमिस्टर में प्रॉब्लम होगा, मिड सेमिस्टर आएगा तो। और एक चीज है, जो असाइनमेंट और क्विज वाला है, क्लास टेस्ट के लिए बोल रही मैडम, तो क्लास टेस्ट ऐसे लेने से तो मॉड्यूल खत्म होने के बाद होगा, तो नॉर्मली तो हर वीक में क्विज दे रही, वो क्लास टेस्ट वाइज ही हो रहे हैं। तो वो वाला क्विज आंसर हम अपलोड कर देंगे, 1 वीक तुम लोग के पास टाइम रहता है उसको सबमिट करने के लिए। तो वो सबमिट करने का मतलब हम अपलोड कर देंगे, 1 वीक बाद ही हम अपलोड करते हैं, जब नया वाला हम सबमिट ये अपलोड करते हैं उसी टाइम पहले वाला का आंसर हम सबमिट अपलोड कर देते हैं। तो उससे पहले जो जो सबमिट करोगे उसका ही नंबर एडिट मतलब ऐड होगा। बाकी जो जो क्या बोलेंगे, जो मतलब आंसर अपलोड होने के बाद सबमिट करोगे, हो सकता है तुम सबमिट कर दिए, अभी तक हम मार्क्स को रिलीज नहीं किए हैं, ये इस वीक में हम कर देंगे दोनों का, क्विज 1 क्विज 2 असाइनमेंट जितना दिए है। तो क्या बोले उसका, सबमिट कर दिए आंसर मैम को इसका, हाँ हम नहीं बोल रहे किसी का, हम देखे नहीं है पर्टिकुलर किसी का नाम में हम नहीं बोल रही है, हम इन जनरल सबको ही बोल रही है कि अगर आंसर अपलोड हो जाएगा उसके बाद अगर कोई सबमिट करोगे उसका वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड है। आंसर अपलोड होने से पहले अगर सबमिट करोगे तो उसका ही सिर्फ काउंट होगा, बाकी का काउंट नहीं होगा। ठीक है। एंड सबको ही पता है कि अटेंडेंस रिलेटेड इशू है, तुम लोग तो नया नहीं है कि तुम लोग यूनिवर्सिटी का रूल्स जानते हो, ये ऑनलाइन क्लास में भी अटेंडेंस का जो है, तो इसका ट्राई करो, 100% ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, तो अटेंडेंस के लिए ट्राई करो, नहीं तो फिर मिड सेमेस्टर के टाइम प्रॉब्लम होगा। और असाइनमेंट अटेंडेंस वो तो मिड सेमेस्टर होगा आउट ऑफ 20 में, उसका तो बेस्ट ऑफ 2, और अगर कोई नहीं दे पाओगे तो उसमें सिंगल बेस्ट ऑफ 2 का कुछ जगह नहीं रहेगा, वो सिंगल हो जाएगा। और बाकी है जो 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स में तुम लोग का ये जितना सारा असाइनमेंट क्विज क्लास टेस्ट जो भी है उसको एक बार उसको क्या बोले करके सबमिट करो, नहीं तो उसका भी फिर मार्क्स, क्योंकि एग्जाम नहीं होगा फिर सिर्फ इस मार्क्स के ऊपर और इस क्लास परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके मार्क्स आएगा, जैसा माइक्रो प्रोसेसर वाला आया था। तो ये सब फिर से इसका जितना सारा प्रूफ है, स्क्रीनशॉट है, जैसे लास्ट टाइम हम लोग भेजे थे उसको भेजना पड़ेगा, बट किसी का नहीं है सबमिशन, किसी का डेट अलग है, जो टाइम लिमिट था सारा का स्क्रीनशॉट रखने के लिए बोला गया था, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में भेजना पड़ेगा इसीलिए। तो फिर क्या है, मैच नहीं होगा, फिर हम मार्क्स दे दिए हैं, हम है और कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी फैकल्टी है, तो फिर उसको क्लैरिफाई कोई नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए उसीलिए मार्क्स भी नहीं दे पाएगा। ऐसा नहीं है कि ये स्थिति में हो रहा है कि मार्क्स दे दे रहा है कंसिडर करके, वो भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सारा धीरे धीरे ऑनलाइन इतना दिन से चल रहा है, उसका भी जो ये है वो भी डेवलप कर रहा है, उसका जो सिस्टम है बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन दे रहा है कि इसमें ये रखना चाहिए, उसमें वो चेक करना चाहिए। अभी जो इंस्पेक्शन होगा, पहले इंस्पेक्शन होता था फिजिकली, अभी इंस्पेक्शन भी ऑनलाइन में होगा, तो ऑनलाइन में सारा जो ये रिकॉर्डिंग वगैरह लिंक जो भी है, इन लोग चेक कर सकते हैं, क्या करेगा अभी तक पता नहीं है, क्योंकि हम लोग देखे नहीं है ऑनलाइन इंस्पेक्शन कैसा मतलब होता है। तो वही है, इसीलिए तुम लोग के लिए भी बोल रहा है, नहीं तो क्या है, फिर उन लोग इंस्ट्रक्शन देगा, इंस्पेक्शन के बाद कुछ बोलेगा, फिर तुम लोग का ही प्रॉब्लम होगा, इसलिए अटेंडेंस भी रखो, जो जो सबमिट करना था। हाँ ये करते हैं कि क्लास होने के बाद भी सारा फैकल्टी का ऐसा करके असाइनमेंट क्विज एग्जाम जो भी रहेगा, ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाता है, नेट इश्यूज हो जाता है, बट क्या बोलेंगे वो लोग, थोड़ा थोड़ा करके सबका एक एक दिन करके एक एक का करो, क्योंकि हर दिन तो हमको लगा कोई फैकल्टी नहीं दे रहा है, वीक वाइज ही दे रहा है होगा, ये तुम लोग के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है।
और हम फिर से बोल रहे हैं, हम आज धीरे ही बात कर रहे, मतलब लाउडली हम नहीं बोल पा रहे, तो ये ठीक नहीं है। बट क्लियर अगर साउंड नहीं जाएगा तो फिर से बोलना कि मैम क्लियर नहीं है, आवाज ठीक से नहीं आ रही। जो सबमिट कर दिए हैं। हम फिर से बोल रहे हैं, हम चेक नहीं किए किसी का अभी तक। कल हम चेक करेंगे क्विज 1, क्विज 2, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, फिर हम नेक्स्ट क्विज, नेक्स्ट असाइनमेंट देंगे। बट उससे पहले सबमिट करो, जब हम कल ही हम अपलोड करेंगे सेकेंड क्विज का आंसर। फर्स्ट क्विज का तो हम देख लेंगे डेट, जिसका नेक्स्ट सॉरी लास्ट सैटरडे का पहले, और हम मेरा ये अपलोड का पहले है, उसका हम ये कर देंगे। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट और बाकी है तुम लोग का हेज ब्रिज, डिसॉर्टी ब्रिज, और क्या है, और है और दो ब्रिज है, क्वींस ब्रिज है एंड शेयरिंग ब्रिज है। ठीक है, तो देखते हैं आज दो होगा कि नहीं। अगर एक दो क्लास में तुम लोग का ये मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट मॉड्यूल में जाएंगे। किसी का कुछ क्वेरी रहेगा बोलोगे, फिर एक ये क्या बोले, रिपीट क्लास जो है उसको बोल देंगे। जो जो क्लास में प्रेजेंट नहीं है, जो शायद कमल भी आज नहीं है, तो वो सीआर है, जो भी है अभिषेक है, जो है सबको ही हम बोल रहे हैं, तुम लोग का फ्रेंड लोग को कन्वे कर देना ये अटेंडेंस रिलेटेड इशू। एंड फिर से हम याद कराने के लिए हम बोले, इतना दिन हम बोले नहीं है, 2-3 हफ्ता, बट फिर से तुम लोग का प्रॉब्लम होगा। एक ये में क्या बोले, एक मिड सेमेस्टर नहीं दे पाओगे, ये ठीक नहीं। 2 मिड सेमेस्टर दे पाओगे तब में बेस्ट वाला मार्क्स जो है वो रहेगा। लास्ट जो सेमेस्टर था उसमें एक ही दे पाए, तो इसका जो नंबर मिला उसी गया है। ये स्क्रीन क्लियर है? स्क्रीन देख पा रहे तुम लोग? यस मैम। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट है हेज ब्रिज। ठीक है, तो लास्ट काल जो देखे हैं, काल जो हम बोले हैं वो था क्या, एसी ब्रिज था। तो एसी ब्रिज मीन्स ये मैक्सवेल ब्रिज है, हेज ब्रिज है, शेयरिंग ब्रिज है, ये सारा ही क्या है, डीसी सप्लाई रिप्लेस्ड बाय एसी सप्लाई। ठीक है, दैट मीन्स जो डीसी सप्लाई था, तुम लोग जो वेस्टर्न ब्रिज, केल्विन ब्रिज, ये सारा जो देखे वो सिर्फ रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस के लिए था, उसका अननोन कैपेसिटेंस और अननोन इंडक्टेंस का कुछ था नहीं, वो डीसी सप्लाई से हुआ था। ठीक है, और उसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था। तो एसी ब्रिज हम जो बोले हैं, एसी ब्रिज में क्या है, अननोन इंडक्टेंस, देन अननोन कैपेसिटेंस, देन लॉसलेस जो है उसका जो कैलकुलेशन, ये सारा एसी ब्रिज से कैलकुलेट होगा। तो एसी ब्रिज में क्या क्या है, फर्स्ट कल जो दिखाए है वो था मैक्सवेल ब्रिज। तो मैक्सवेल ब्रिज से क्या क्या कैलकुलेट किया गया था, मैक्सवेल ब्रिज से कैलकुलेट किया गया था अननोन रेजिस्टेंस विथ अननोन इंडक्टेंस। ठीक है, तो अननोन रेजिस्टेंस वाला तो जो वेस्टर्न ब्रिज में कैलकुलेशन आया था वही था, एंड क्या है, अननोन इंडक्टेंस भी उसमें आया था। एंड उससे क्या किया था, क्या कौन सा वाला कैलकुलेट किया था, क्योंकि इसमें क्यू फैक्टर का पहले ही हम बोले हैं कि सारा ब्रिज का कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। सारा ब्रिज का जो मेजरमेंट का जो ये रेंज है वो सेम नहीं है, रेजिस्टेंस है, बट रेजिस्टेंस का भी अलग अलग रेंज का अलग अलग ब्रिज से उसको मेजर किया जाएगा। इसमें मैक्सवेल ब्रिज का भी सेम ही है कि क्यू जो पॉइंट मतलब क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर का जो है, वो नॉर्मली उसका इक्वेशन किया था ओमेगा एल बाई आर। दैट मीन्स यहाँ पे मैक्सवेल ब्रिज के लिए था एल एक्स बाई आर एक्स, अननोन रेजिस्टेंस अननोन इंडक्टेंस के लिए, इसीलिए वो बोला था, एंड एल एक्स आर एक्स का वैल्यू वहाँ पे पुट किया गया था। बट इसमें क्या बोला था, इसमें बोला था लो क्यू वैल्यूज के लिए इसका लिमिटेशन है। मैक्सवेल ब्रिज इज लिमिटेड टू द मेजरमेंट ऑफ लो क्यू वैल्यूज, दैट मीन्स 1 to 10 जो वैल्यू है उसके लिए इसका लिमिटेशन है। तो नेक्स्ट है हेज ब्रिज है, तो उसमें दिखा मतलब दिखाएंगे कि एरर का जो है, और जो क्वालिटी फैक्टर क्यू हाई क्यू कॉइल जो है उसका कौन सा वैल्यू में कौन सा कितना एक्यूरेसी या कितना प्रिसिशन आ सकता है, और किसमें कौन सा लो के लिए कौन सा ब्रिज यूज होगा, एंड हाई के लिए कौन सा होगा। जैसा वेल्स ब्रिज, केल्विन ब्रिज था, इसमें भी मैक्सवेल ब्रिज, एंड इसका सर्किट थोड़ा अलग है। कोई किसी में मैक्सवेल ब्रिज में था वो कैपेसिटर एंड जो मतलब स्टैंडर्ड जो कैपेसिटर एंड वो जो रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस था वो था पैरेलली कनेक्टेड। बट हेज ब्रिज में क्या है, हेज ब्रिज में है वो कैपेसिटर, स्टैंडर्ड कैपेसिटर एंड रजिस्टर्स जो है मतलब रेजिस्टेंस वो है सीरीज, मतलब सीरियली उसका कनेक्शन है।
तो उसके हिसाब से ऑब्वियसली इम्पीडेंस वाला इक्वेशन चेंज हो जाएगा। मैक्सवेल में जो था, जो पैरेलली था, उसके लिए क्या इक्वेशन था, दैट इज जेड, जो क्या बोले उसका Z1 जो था, तो Z1 इज इक्वल टू Y1, सॉरी Z1 इज इक्वल टू Y1 नहीं है, Z1 इम्पीडेंस है एंड Y1 है ये एडमिटेंस है। तो ये पैरेलली था, ऑब्वियसली पैरेलल कनेक्शन था, इसीलिए उसका क्या है, रिवर्सेबल उसका ये था इक्वेशन, दैट मींस एडमिटेंस इज इक्वल टू 1 बाय Z1। तो Y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो पैरेलली मैक्सवेल ब्रिज के लिए हम बोल रहे हैं, पैरेलली कनेक्शन था, उसके लिए Y1 इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस j ओमेगा C1 था। बट इसमें देखो C एंड कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज वाइज कनेक्शन है। तो पहले ही तुम लोग को एसी ब्रिज जिस टाइम हम कल बोले थे, उस टाइम ही हम दिखाए हैं, जस्ट तुम लोग को जो अपलोडेड वाला है उसमें जस्ट इक्वेशन वाला है, जस्ट इक्वेशन वाला है, वो कहाँ से आया है, कल हम जस्ट उसको एक्सप्लेन कर दिए थे सर्किट वाइज, जो Z1 बाई Z3 इज इक्वल टू Z2 बाई Z4 कैसे आया है, वो जो कनेक्शन है एक साइड का आर्म से दूसरा साइड का आर्म्स अलग है, एंड किसके साथ किसका रेशियो होगा, एंड टोटल ई होने से क्या होगा, एंड उसमें अगर करंट भी फ्लो होगा, करंट फ्लो होने से भी क्या होगा, इसको हम कल एक्सप्लेन करके कौन से इक्वेशन से Z1 बाई Z3 इज इक्वल टू Z2 बाई Z4 आ रहा है वो हम बोल दिए हैं। ठीक है, हम बोले हैं अगर किसी का प्रॉब्लम है, क्योंकि हम तो कॉपी में नहीं दिखाया कल, हम जस्ट सर्किट से एक्सप्लेन किए हैं, अगर वो 2-3 लाइन का किसी का प्रॉब्लम होगा, आई थिंक होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मल सर्किट थ्योरी बेसिक और बेसिक इलेक्ट्रिकल से ही वो हम दिखाए, मतलब उसका कॉन्सेप्शन से अभी जितना सारा शुरू से ब्रिज वाला सर्किट वाला हो रहा है, उसका बैलेंसिंग वाला हम दिखा रही है, तब भी अगर होगा तो वो 3-4 लाइन हम तुम लोग को दिखा देंगे, और इसका जो ये कमेंट में हम लिख देंगे, जो अपलोड किए हैं जहाँ पे, अगर कोई बोलोगे तो हम लिख देंगे। ठीक है, तो इसका तो बैलेंसिंग वाला तो क्या है, Z1 बाई Z3 इज इक्वल टू Z2 बाई Z4, दैट मीन्स Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3। ठीक है, तो वो है बैलेंसिंग इक्वेशन का है। तो Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3, तो Z4 को हम लोग क्या है, ZX, मतलब जिस साइड में R4 के जगह पे RX एंड LX है, तो वो फोर्थ आर्म जिसमें है, वो फोर्थ आर्म में क्या है, फोर्थ आर्म में है कि वो अननोन रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस जो जो ब्रिज से जो मेजर होगा उसी का ही रहेगा, तो उसमें क्या है, एक से हम लोग 4 को रिप्लेस करेंगे, तो उसका बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट इज Z1 ZX, Z4 का जगह में इज इक्वल टू Z2 Z3, वेयर Z इज द इम्पीडेंस एंड Y जो रहेगा वो Y हो जाएगा उसका एडमिटेंस। ठीक है, तो उसका रिवर्सेबल ये था, तो रिवर्सेबल के लिए वो Y1 इज इक्वल टू 1 बाई Z1 हो जाएगा, बट रिवर्सेबल अगर नहीं है तो क्या है, उसके लिए उसका इक्वेशन Y1 और Z1 का इक्वेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हेज ब्रिज क्या है, तो हेज ब्रिज देखो, द हेज ब्रिज differs from Maxwell bridge by having a resistance R1 in series with a standard capacitor C1 instead of a parallel। तो मैक्सवेल ब्रिज में पहले ही बोले, मैक्सवेल ब्रिज में ये रेजिस्टेंस एंड स्टैंडर्ड कैपेसिटर जो था वो पैरेलल कनेक्शन था, वो था पैरेलल कनेक्शन। उसमें कैसे वो डिफर कर रहे हैं, जस्ट ये दोनों का कनेक्शन जो है वो दोनों है सीरीज वाइज है इंस्टेड ऑफ पैरेलल मैक्सवेल ब्रिज के साथ। ठीक है, फॉर लार्ज फेज एंगल्स R1 needs to be low, फॉर लार्ज फेज एंगल, वो क्यू कल जो बोले हैं कि क्यू का जो वैल्यू 1 to 10 का जो है, तो उसके साथ के मैग्नीट्यूड का वैल्यू आएगा, दैट मींस रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, दो पार्ट है, दो पार्ट से ये कंपेयर करके क्या है, अननोन इंडक्टेंस एंड अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू आया था, तो उसमें क्या है, तो ऑब्वियसली तो मैग्नीट्यूड पार्ट भी आएगा, फेज एंगल भी उसमें जनरेट होगा, तो लार्ज फेज एंगल्स के लिए R1 नीड्स टू बी लो, तो लार्ज फेज एंगल होना है तो R1 को लो होना चाहिए, सो द ब्रिज इज मोर कन्वीनियंट फॉर मेजरिंग हाई क्यू कॉइल्स, मतलब क्यू फैक्टर जो है, क्वालिटी फैक्टर जो इसके लिए बोल रहा है, तो उसका ही फैक्टर के ऊपर डिपेंड करके दो अलग अलग है, कौन सा वैल्यू में हेज ब्रिज यूज होगा और कौन सा वैल्यू में मैक्सवेल ब्रिज यूज होगा। फॉर क्यू इज इक्वल टू 10 द एरर इज प्लस माइनस 1%, एंड फॉर क्यू इज इक्वल टू 30 the error is plus minus 0.1%. So the Hayes bridge is preferred for coils with a high Q and Maxwell bridge for coils with a low Q. ठीक है, that means Maxwell bridge का पहले ही हम कल दिखाए कि 1 to 10 Q वैल्यू का जो है, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो एरर वाइज जो है, एरर वाइज भी यहाँ पे शो हो रही है क्या, कि
जो क्यू वैल्यू कम है दैट मीन्स 1 to 10 तक उसका लिमिटेशन है, बट उसके बाद मतलब मिडिल वाला जो वैल्यू है एक्सट्रीमली हाई दैट मीन्स दिख रहा है क्यू इज इक्वल टू 30 का, देखो एरर आ रहा है 0.01%। तो ये किस चीज के लिए, ये R1 नीड्स टू बी लो एंड फॉर हाई फेज एंगल के लिए, एंड ये कन्वीनियंट हो जाएगा हाई, ऑब्वियसली हाई क्यू वैल्यू, क्यू कॉइल्स और क्यू वैल्यू के लिए। इसलिए क्या है, क्यू वैल्यू जितना हाई होगा इसका परसेंटेज ऑफ एरर उतना ही कम होगा एंड वो उतना एफिशिएंट है। तो इसीलिए Q इज इक्वल टू 30 जो है, और हाई Q वैल्यू के लिए क्या है, हेज ब्रिज प्रेफर्ड है, एंड लो Q वैल्यू के लिए मैक्सवेल ब्रिज प्रेफर्ड है। बट एकदम लो Q वैल्यू जो है उसके लिए भी फिर मैक्सवेल का ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम जस्ट चेंज कहा है, ये मैक्सवेल ब्रिज में था, सी था इसका पैरेलली, ठीक है, और इसमें क्या है, सी इसका सीरीज में मेंशन है, ठीक है, मतलब कनेक्शन है, सीरीज वाइज कनेक्शन है। एंड इस सेम साइड में R2 है, यहाँ पे डिटेक्टर मेंशन है। डिटेक्टर हम बोले एसी ब्रिज में 3 टाइप का डिटेक्टर यूज होगा, एक है हेडफोन और एक है वेरिएबल गैल्वेनोमीटर है। तो ऐसा करके किस किस पर्पस में, कौन सा रेंज में, कौन सा जगह में, कल हम बोल दिए हैं कि कहाँ कहाँ वो क्या क्या ट्यूनेबल एम्पलीफायर जो है वो भी यूज होता है। तो कौन सा रेंज में कौन सा वाला डिटेक्टर के यूज होगा, नॉर्मली नॉर्मल ये जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज में जो है, ये रेंज में उसका ये क्या बोले वैल्यू जो है, तो उसमें हेडफोन मतलब कल मैक्सवेल ब्रिज में, एसी ब्रिज में हेडफोन को यूज करके हम दिखाए थे कि वो कनेक्टेड है एज अ डिटेक्टर, हेडफोन यूज किए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, बैलेंस इक्वेशन। एट बैलेंस दैट मींस बैलेंस पोजीशन में रहेगा तो क्या है, Z1 ZX इज इक्वल टू Z2 Z3। Z1 ZX ये दो सेम साइड में है, तो ये क्या है, ऑपोजिट साइड का के साथ उसका रेशियो का ये होगा, कनेक्शन बिल्ड होगा, तो बिल्डअप होगा। तो ये है 1 साइड, ये है 2 साइड, ये है 3 साइड, ये है 4 साइड। पर 4 साइड क्या है, अननोन साइड है, तो वो अननोन के जगह पे हम लोग क्या एक से यूज उसका हो, पहले ही बोले कि एसी ब्रिज में हम बोले जो R1 R by R3 इज इक्वल टू R2 by R4 जो है, तो उसको क्या है R1 R4 इज इक्वल टू सॉरी Z1, R तो नहीं है, Z1 इम्पीडेंस का कैलकुलेशन है। तो Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3, बट Z4 क्या है, रिप्लेस बाय ZX, ये अननोन साइड है इसीलिए। तो बैलेंस पोजीशन में क्या होगा, एट बैलेंस Z1 ZX इज इक्वल टू Z2 Z3, वेयर जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है, उसमें पैरेलल कनेक्शन था एंड वो उसका एडमिटेंस रिवर्सिबल था, इसीलिए वो था 1/R1 प्लस j ओमेगा C1। एंड ये जो है सीरीज वाइज इसका कनेक्शन है, इसका जेड का ही वैल्यू निकल रही है, एडमिटेंस का वैल्यू यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ऑब्वियसली Z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 माइनस j बाई ओमेगा C1, ये है C1 है, ठीक है। तो Z1 इज इक्वल टू इसका इम्पीडेंस क्या है, इस आर्म का इम्पीडेंस है R1 माइनस j बाई Z1 is equal to R1 minus J by omega C1, Z2 is equal to R2, Z2 is equal to R2, Z3 is equal to R3, and ZX is equal to RX plus J omega LX, RX plus J omega LX। नेक्स्ट क्या है, ये सारा जो वैल्यू है Z1 Z2 Z3 ZX का वैल्यू कहा बैलेंस इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसका क्या होगा, देखो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन द बैलेंस इक्वेशन, दैट इज फर्स्ट है Z1 मींस R1 minus J by omega C1 into ZX means RX plus J omega LX is equal to Z2 means R2 and Z3 is equal to R3, तो R2 R3 है। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लीकेशन करना एंड उसके साथ क्या वैल्यू R1 इंटू RX दैट इज R1 RX। नेक्स्ट है माइनस j ओमेगा C1 इंटू प्लस j ओमेगा LX, ठीक है, प्लस माइनस ये माइनस है, देन क्या है j इंटू j दैट इज j स्क्वायर मीन्स -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया है, ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो जा रहा है एंड तो ये रेस्ट ऑफ द पार्ट दैट इज LX by C1। तो ये देखो प्लस LX by C1। किसी का क्वेश्चन हो सकता है मैडम ये प्लस है ये माइनस है, तो इसका माइनस होना चाहिए ऑब्वियसली, इसीलिए बोले देखो J दैट मींस J स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस वो प्लस हो गया है, ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो गया है। नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द पार्ट दैट इज LX by C1 दैट इज प्लस LX by C1, then this one into this that is plus minus minus
J Rx divided by omega C1 plus R1 into this, that is J omega Lx into R1 is equal to R2 R3। ये इसका मल्टीप्लीकेशन करके एंड इसका जो प्लस माइनस जो हुआ इसका आया है। नेक्स्ट क्या है, इक्वेटिंग the real and imaginary terms, we have R1 Rx, that means यहाँ पे रियल काल भी देखे हो तुम लोग, रियल पार्ट से आया था और अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू एंड इमेजिनरी पार्ट का इक्वेट करने से उसका अननोन इंडक्टेंस का वैल्यू आया था। तो इसमें भी करेंगे तो क्या आ रहा है, देखो इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स, वी हैव R1 Rx एंड Lx C1 जो है R1 Rx प्लस Lx by C1, ये पोर्शन रियल पार्ट है। अच्छा हाँ, ये पोर्शन है रियल पार्ट है एंड राइट हैंड साइड में इसका क्या है R2 प्लस सॉरी R2 R3, ये है रियल पोर्शन है एंड इमेजिनरी पोर्शन ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो R1 Rx प्लस Lx by C1 is equal to R2 R3, दैट इज वन नंबर इक्वेशन एंड ये माइनस में है, इसको अगर इस साइड में लेके जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स ये इज इक्वल टू दिस। तो क्या हो जाएगा Rx C1 ओमेगा C1 सॉरी Rx by ओमेगा C1 is equal to ओमेगा Lx R1, ओमेगा Lx R1 हो जाएगा। दैट मीन्स ये माइनस है, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स Rx by ओमेगा C1 is equal to ओमेगा Lx R1, ये दो पार्ट हो गया है। ऑब्वियसली Rx इज इक्वल टू, इसको इस साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर C1 Lx R1, Rx इज इक्वल टू दिस एंड ये Rx को इस इक्वेशन में वन नंबर इक्वेशन जो रियल पार्ट को इक्वेट किए थे तो उसी इक्वेशन में उसको पुट करेंगे तो उसका वैल्यू देखो, इसमें क्या है बोथ Rx भी है Lx भी है, तो इससे Rx को भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे एंड ये वाला सेकंड वाला जो इक्वेशन है इसमें भी Rx है Lx है, तो इसमें इससे भी Rx एंड Lx को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किसी ना किसी एक में तो Lx का वैल्यू डालना है, किसी ना किसी एक में Rx का वैल्यू डालना है। इसीलिए क्या है ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है तो Rx इज इक्वल टू जो वैल्यू आया था उसी वैल्यू देखो Rx इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर C1 Lx R1, इसको Rx का जो वैल्यू है उसको एक नंबर इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट किया है, पुट किया है। देखो सॉल्विंग फॉर Lx का सॉल्विंग करने के लिए Lx एंड Rx, तो वी हैव Rx इज इक्वल टू दिस, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर Rx इन इक्वेशन 1 मींस रियल पार्ट को जो रियल पार्ट से जो इक्वेशन आया है तो इसमें Rx का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आया है दैट इज R1 इंटू ओमेगा स्क्वायर R1 C1 Lx प्लस Lx by C1 इज इक्वल टू R2 R3, ठीक है। फिर इसका भी मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर C1 Lx प्लस Lx by C1 इज इक्वल टू R2 R3, तो इससे Lx को कॉमन ले लेना, ये C1 से देखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय C1 देन वी गेट, तो C1 को मल्टीप्लाई करेंगे ये C1 स्क्वायर हो जाएगा, ये से C1 हट जाएगा एंड ये R2 R3 C1 हो जाएगा। देन क्या है इसमें क्या है दोनों में Lx Lx है तो Lx को कॉमन ले लो, कॉमन ले लेने से क्या हो जाएगा ये +1 हो जाएगा, तो ये +1 को Lx इक्वल टू दिस कर ये करो, देखो इसमें भी Lx है इसमें भी Lx है, दोनों से Lx को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर C1 स्क्वायर +1 इज इक्वल टू दिस, देन Lx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस। देखो देयरफॉर Lx इज इक्वल टू R2 R3 C1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, ये हो गया है अननोन इंडक्टेंस का। ऑब्वियसली Q वैल्यू का जो है उसका स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस है, उसका वैल्यू जो है कल ही हम बोले हैं, इसीलिए इसका नेम बोला जा रहा है कि स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस है। तो स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है उसका हिसाब से मेजरिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से जो दिया जाएगा उसी का रखोगे तो ठीक है, अगर उसी को नहीं रखोगे तो क्या है एरर का जो टर्म्स जो मैन्युफैक्चरर और थियोरेटिकली हम जो बता रहे हैं कि 0.01% होगा हेज ब्रिज में जिस टाइम क्यू हाई क्यू कॉइल और हाई क्यू वैल्यू के लिए, बट ये नहीं होगा, मतलब फिक्स उसी का ये क्या बोले कैपेसिटेंस का वैल्यू इतना होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना होना चाहिए इस एरर कम होने से कम होने के लिए। बट तुम अगर उससे भी नहीं मिलेगा ठीक है, उसका आसपास में कुछ वैल्यू ले लिया
तो ऑब्वियसली एरर का जो ये है परसेंटेज है उसका भी डिफर होगा, कम कम तो नहीं होगा, वो प्रॉपरली नहीं आएगा तो वो एरर ज्यादा ही आ जाएगा। तो यही है इसका। और नेक्स्ट क्या है, एलेक्स का जो वैल्यू जो आया है उसी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 मीन्स कौन सा है, जो इमेजिनरी पार्ट से आया था। इक्वेशन नंबर 2 जो है जो इमेजिनरी पार्ट से आया है, तो ये आर एक्स का वैल्यू के लिए यहाँ पे आर एक्स एल एक्स है, तो एल एक्स का वैल्यू नोन है, अभी कैलकुलेटेड है, तो वो एल एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आर एक्स इज इक्वल टू आएगा आर एक्स इज इक्वल टू आएगा, ये देखो सब्स्टिट्यूटिंग फॉर एल एक्स इन इक्वेशन नंबर 2 और आर एक्स इज इक्वल टू जो कैलकुलेट किए हैं मल्टीप्लाई करके ओमेगा स्क्वायर क्या बोले क्या था C1, एक मिनट, हाँ ओमेगा स्क्वायर C1 एल एक्स आर वन, यहाँ पे एल एक्स का वैल्यू ये वाला पुट कर दोगे तो जस्ट मल्टीप्लाई होके ये वाला वैल्यू आ जाएगा, नीचे वाला तो सेम रहेगा, ऊपर वाला जस्ट मल्टीप्लाई होगा क्या, ओमेगा स्क्वायर C1 स्क्वायर R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय नीचे वाला पार्ट से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वो तो मल्टीप्लाई हो रहा है जस्ट, तो नीचे वाला पार्ट एल एक्स में जो था वही रह जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर एंड C1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इस ब्रिज का, जस्ट इसका क्या है मैक्सवेल का लिमिटेशन के लिए जस्ट हाई क्यू वाले यूज करोगे तो इसका जो एरर जो है वो एरर कम हो जाएगा। एंड इसके लिए क्या है हेज ब्रिज का अननोन इंडक्टेंस के लिए ऑब्वियसली अननोन रेजिस्टेंस को भी इससे कर पाओगे, बट जस्ट सिर्फ अननोन रेजिस्टेंस रहेगा तो ये उसका वैल्यू का हिसाब से लो रेजिस्टेंस है कि हाई रेजिस्टेंस है कि जो भी है कौन सा ग्रुप का है उसी ग्रुप को देख के तुम केल्विन डबल ब्रिज, केल्विन ब्रिज, वेस्टर्न ब्रिज का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वही है द टर्म ओमेगा appears in the expression for both LX and RX. This indicates that the bridge is frequency sensitive. Obviously R में भी मतलब रेजिस्टेंस में भी ओमेगा है एंड क्या है ये अननोन इंडक्टेंस में भी वो क्या है वो है ओमेगा है, तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव है ना, इसीलिए जो डिटेक्टर वाला है कौन सा वाला फ्रीक्वेंसी रेंज में AF और RF फ्रीक्वेंसी रेंज में डिटेक्टर कौन सा रेंज में क्या डिटेक्टर यूज होगा इसीलिए है ना, तो ऑब्वियसली तो ये है फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव होगा ये ब्रिज, ऐसे ब्रिज। ठीक है, एंड द हेज ब्रिज इज आल्सो यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस। इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस इसीलिए क्योंकि मतलब जितना हाई क्यू वैल्यू है मतलब वही है इंडक्टेंस वैल्यू, जितना इंक्रीमेंट होगा तो मतलब ये वाला लार्जर वाला इंडक्टेंस वैल्यू के लिए ये वाला ब्रिज होता है, यूज होता है। ठीक है, देन क्या है द इंडक्टेंस बैलेंस इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द लॉसेस ऑफ द इंडक्टर और क्यू फैक्टर। ठीक है, एंड ऑल्सो ऑन द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्यू फैक्टर इसीलिए यहाँ पे दिखाते हैं और मैक्सवेल ब्रिज में भी दिखाया है, दैट इज क्यू इज इक्वल टू ओमेगा एल बाई आर जो है एल एक्स और आर एक्स जो लिखे है यहाँ पे एक्स है इसीलिए रिप्लेस किया गया इसी हिसाब से, तो वही है जो लॉसेस इसमें डिपेंडेंट है बैलेंस इंडक्टेंस के लिए, हायर इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस के लिए, इसीलिए इसका यहाँ पे मेंशन है और चाहिए। एंड ऑब्वियसली उसके साथ और एक भी है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोग देखे हैं कि इंडक्टेंस वाला इक्वेशन ऑब्वियसली ओमेगा रिलेटेड है इसीलिए ऊपर में भी मेंशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है और एक इसका फीचर्स है दैट इज द इक्वेशन गिवन द बैलेंस इक्वेशन balance condition for inductance contains the multiplier, it is 1 by 1 plus 1 by q square. The inductance balance depends on its q and frequency. ठीक है, ऊपर में हम बोले हैं कि उसका मेजरमेंट किस किस के ऊपर जो है, एक है इंडक्टेंस बैलेंस किसके ऊपर है, डिपेंड करता है लॉसेस ऑफ द इंडक्टर और क्यू वैल्यू के क्यू फैक्टर के ऊपर, और एक है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए। तो इसमें भी वही बोला है कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इसीलिए मल्टीप्लाइड जो इक्वेशन है दैट इज 1 by 1 plus 1 by q स्क्वायर, तो वहाँ पे ओमेगा जो मतलब फ्रीक्वेंसी वाला जो है उस पार्ट को तुम रिप्लेस कर सकते हो 1 plus 1 by q स्क्वायर को, तो ये तो क्या है ये तो जस्ट है ये डिपेंड वाला मतलब फ्रीक्वेंसी को ये रिप्लेस किया गया, दैट मींस Lx is equal to R2 R3 C1। ठीक है, which is the same as Maxwell's equations but for indicators with a q less than 10। ठीक है, ये जो q लेस देन 10 है द 1 by q स्क्वायर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, अगर नेग्लेक्ट करो तो ये क्या है q वैल्यू कम हो जाएगा एंड कम वैल्यू के लिए क्या है कम वैल्यू के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा और क्या है इसमें एरर आ जाएगा, ये जितना क्यू वैल्यू उसका हाई होगा, हाई जो कॉयल क्यू कॉयल उसमें स्टैंडर्डाइज्ड होगा तो इसके लिए इसका एरर कम होगा एंड नियर अबाउट जो सेम इंडक्टेंस वाला वैल्यू है
उसको तुम कर पाओगे। बट मैक्सवेल इक्वेशंस के साथ अगर तुम इसको बराबर कर जाओ, मतलब करोगे, तो उसका जो जो टर्म्स के लिए ऊपर डिपेंड होगा बैलेंस इक्वेशन, एक है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है और एक क्यू फैक्टर और क्यू वैल्यू है। तो उसके साथ क्या है, ये जो मल्टीप्लायर इक्वेशन से तुम उसको रिप्लेस कर सकते हो, देन क्या हो जाएगा, Lx इक्वल टू दिस, क्या है, ये हो गया मैक्सवेल का जो इक्वेशन उसके साथ बराबर हो जाएगा। बट क्या है, क्यू हो जा रहा है, क्यू 10 से कम जो है, उसके लिए क्या है, उसका एरर ज्यादा हो जाएगा। तो क्या है, इसीलिए बोला है कि 1/q² जो टर्म है उसको नेग्लेक्ट करोगे तो वो कम हो जाएगा, इसीलिए वो कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड लिखे हैं फॉर दिस ब्रिज के लिए और फॉर दिस इक्वेशन केस जो भी बोलो बैलेंस के लिए है। एंड इसका यूजेस क्या है, या कमर्शियल ब्रिज मेजर फ्रॉम 1 माइक्रो हेनरी टू 100 हेनरी तक 100H, दैट इज विथ ±2% एरर। ठीक है, दैट मीन्स ये मिनिमम है 0.01% एरर टू इसका जितना रेंज है, ये हेज ब्रिज का मेजरमेंट रेंज है 1 μh टू 100H तक। एंड एरर मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम है 0.01% एंड मैक्सिमम है ±2% एरर इसमें आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन, वो नॉर्मल जो सर्किटरी है, सर्किटरी देखो जस्ट R1 जो ये है वो ऑपोजिट साइड में है। ये जो और क्या बोले, ऑपोजिट साइड मीन्स सर्किट जो है सेम पोजीशन में, क्या बोले, उसका कनेक्शन है। जस्ट आर्म वाला जो है, इस साइड में R1 था, इस साइड में R2 था, एंड या इस साइड में R3 था, इस साइड में R4 था और RX था। तो इसको जस्ट अपोजिट किया गया था। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो जो जैसा रहेगा उसी का हिसाब से उसका बैलेंसिंग इक्वेशन करके तुमको करना है। ठीक है, बैलेंसिंग इक्वेशन कैसे होता है वो तो तुम लोग को पता है। तो सर्किट जैसा ही रहेगा, बैलेंसिंग इक्वेशन वैसा लिखोगे, उसी का हिसाब से Z1 Z2 Z3 Z4 का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू से अगर चेंज है सर्किटरी में तो उसको कैलकुलेट करके तुम वैल्यू को पुट करना है। बट इसमें देखो, इसमें जस्ट आर्म वाला चेंज किया है ऑपोजिट साइड में। एंड क्या क्या है, ओमेगा है, R2 है, R1 है, R3 है। ठीक है, तो R2 इजिकल टू ये जो है, अभी यहाँ पे तो इक्वेशन सॉल्व और ये तो दिखाने का जरूरी नहीं है, जस्ट Rx इजिकल टू क्या है, यहाँ पे कौन सा बोला है मेंशन करने के लिए, find the series equivalent inductance and resistance. अच्छा, resistance of the network that causes an opposite angle to null with the following bridges arms. ठीक है, and capacitor obviously C1 is mentioned. कितना टाइम है, अच्छा, हाँ, C1 is mentioned। ठीक है, जो जो मेंशन है, तो Rx इक्वल टू डायरेक्टली उसका इक्वेशन लिखो एंड Lx इक्वल्स टू डायरेक्टली उसका इक्वेशन लिखो। लिख के इसका जो वैल्यू जो है Lx इक्वल टू R2 R3 C1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मैम, ये वाला इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन याद रहेगा? अगर याद नहीं रहेगा ये वाला बड़ा वाला जो इक्वेशन Rx इक्वल टू क्या है, Lx इक्वल टू क्या है, तब तुमको राफ में और कॉपी में भी कर सकते हो कि बैलेंस दिखा के उसका Z1 Z2 Z3 Z4 का वैल्यू यहाँ से आर्म से कैलकुलेट करके वैल्यू को पुट करो, देन Rx इमेजिनरी एंड रियल पार्ट को इक्वेट करके, मतलब पूरा ही जो ये है कैलकुलेशन है और क्या बोले उसका जो ये दिया है उसको पूरा तुमको कॉपी में करके उसको क्या इक्वेशन आ रहा है और याद रख पाओगे तो ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, याद करके उसको लिख देना। तो Lx इक्वल टू R2 R3 C1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर C1 स्क्वायर एंड Rx इक्वल टू दिस, यहाँ पे ऑलरेडी ओमेगा R1 R2 R3 एंड C1 ये गिवन है, ओमेगा R1 R2 R3 एंड C1 ऑलरेडी गिवन है। जस्ट इक्वेशन पुट करो Rx, हाँ ऑब्वियसली सेम डायग्राम में है तो सेम इक्वेशन होगा। अगर डायग्राम चेंज हो जाएगा तो मान लो यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R3 है, यहाँ पे ऐसा है, तो वहाँ पे जस्ट जो R1 R2 R3 ये सारा का जो है वो सारा चेंज हो जाएगा। कौन सा जगह में वो आर्म वाइज कौन सा है, जो आर्म वाइज हम तुमको दिखाए हैं, जो सर्किट वाइज हम तुमको दिखाए हैं, उसी सर्किट वाइज को अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वो जस्ट सिंपली उसको तुम ये चेक करो बैलेंस इक्वेशन वाइज एंड उसको इक्वेशन जो है उसको निकालो एंड वैल्यू जो जो गिवन है उसी वैल्यू का क्या बोले पुट करो। एंड ऑब्वियसली जो यूनिट है, यूनिट का बराबर होना चाहिए, कुछ एच में है, कुछ ये में ओम में है, कुछ किलो ओम में है, उसको बराबर करके उसको जो करना है प्लस माइनस 10 टू द पावर करना है, माइनस प्लस जो करना है करके उसको वैल्यू को लिखना है। ठीक है, ये देखो किलो ओम में लिखे है, ये शायद माइक्रो कुछ ये में है ना, माइक्रोफेरेड में है कैपेसिटर वाला। 1 माइक्रोफेरेड है कैपेसिटर वाला।
इसीलिए लिखा उसको, ये मैं फरड में करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किए है, तो करके उसको किलो होम में लिखे है। 1 मिनट हमको अटेंडेंस लेने दो, उसके बाद देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बोलो। ये तो आज एक ही ब्रिज हुआ है, और एक दिन की 2 दिन में जितना और 3 और 4 ब्रिज है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट कर देंगे। फिर बोलो मॉड्यूल 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट है। किसी का किसी जगह में अगर प्रॉब्लम है तो बोलो, उसको हम बोल देंगे। अगर है तो बोलो, फिर से हम ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे तुम लोग को, और नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में जो भी स्टार्ट होगा होगा। बोलो, किसी का कुछ क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम है किसी जगह में?